Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in your lecture 9 for the Political Science and International Relations free crash course. अब इस lecture में again we will be continuing with the IGP section, right? जिसके हम last के जो कुछ topics हैं उनके बारे में बात करेंगे, which is the role of religion, caste, ethnicity in politics as well as जो social movements है of the various kind. ठीक है, तो इनसे जुड़े हमने दो क्वेश्चंस जो है वेरी इंपॉर्टेंटली उठाए हैं. दीज इंक्लूड फर्स्टली इवैल्यूएटिंग द रोल ऑफ रिलीजन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड साथ में द नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट इन इंडिया. Now, before moving ahead, very importantly, for all those students who are appearing for Mains 2022, you can also use our Topper Test series, which include 10 tests, 4 half-length tests, 6 full-length tests for evaluation and bettering your answer writing skills. These also include monthly current affairs lectures जिनमें topic wise important dynamic events को cover कराया जा रहा है ताकि आप इनसे जुड़े अगर कोई भी question आता है Mains 2022 में उसको अच्छे तरीके से tackle कर पाएं. Apart from this, if you are interested in daily answer writing, यहाँ पे 72 days की daily answer writing जो है वो भी उसके लिए भी एक course है, तो आप इसको भी join कर सकते हैं by calling on the number stated below or visiting our website. Now let's move on to the first question of the day, which is with respect to religion. ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन जरूर ही आता है इलेक्टोरल बिहेवियर से जुड़ा या यूज ऑफ रिलीजन, यूज ऑफ कास्ट, एथनिसिटी ने कैसे मोल्ड कर दिया है, राइट? तो इस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाली डिबेट्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन आईजीपी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनसे जुड़े बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे व्यूज दिए हुए हैं, तो जरूरी है आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को एग्जाम्पल्स प्लस स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स के साथ जो है बैक जरूर करें. बिकॉज अगर आप उन एलिमेंट्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, द आंसर्स विल एंड अप लुकिंग मोर लाइक GS2 रादर देन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल. अब इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके देखते हैं. क्या है रोल ऑफ रिलीजन? आपने बताना है किसमें? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में. कब? कंटेम्पररी टाइम्स में. तो पहले ही लिस्ट आउट कर दिया है ए रोल किसका? रिलीजन का. किसमें? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में. कब? कंटेम्पररी टाइम्स में. ठीक है, तो अब आंसर का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए? इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप एक थोड़ा हिस्टोरिकल आइडिया ऑफ यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स दे सकते हैं कि हमेशा ही रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का एक बहुत इंटीमेट रिलेशन रहा है, बिकॉज इंडिया एज ओवरऑल ही बहुत एक स्पिरिचुअल, बहुत एक रिलीजियस सोसाइटी है. ठीक है, तो अगर आप एंशिएंट टाइम्स में वेदास मतलब जो थोड़े रिलीजियस टेक्स्ट है उनको देख लीजिए, या फिर अगर आप सेक्युलर टेक्स्ट लाइक अर्थशास्त्र को भी देखते हैं तो उनमें भी राजधर्म में भी धर्म की बात जरूर हो रही होती है, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एज एथिक्स की बात जरूर हो रही होती है. देन वी मूव टू द बॉडी पार्ट विच इज कंटेम्पररी पॉलिटिक्स में रोल ऑफ रिलीजन. ठीक है, इस कंटेम्पररी पॉलिटिक्स का जो आइडिया है अब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑनवर्ड्स जो है यूज कर सकते हैं, और इस रोल को एनालाइज करने के लिए आपने दोनों पर्सपेक्टिव्स लेने हैं. समटाइम्स व्हाट कैन हैपन इज दैट स्टूडेंट्स माइट जस्ट गो ऑन अ रैम्पेज वेयरइन दे जस्ट एंड अप हाईलाइटिंग द नेगेटिव बिकॉज दे आर द मोर एक तरह से द इजियर रूट टू गो. ठीक है, बट आपने हमेशा एक बैलेंस्ड आंसर जो है प्रोवाइड करना है. सो वी विल टॉक बोथ अबाउट सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दैट यूजेज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स हैज प्रोवाइडेड फॉर इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी इन कंटेम्पररी पीरियड, एंड सेकेंडली द नेगेटिव रोल ऑल्सो दैट इट हैज कम टू प्ले एज फार एज कंटेम्पररी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज concerned. In the end, again we can take this balanced view by invoking गांधी. गांधी जी जिन्होंने बोला था कि रिलीजन के बिना पॉलिटिक्स इनकम्प्लीट है, एंड जिन्हें लगता है कि रिलीजन कैन बी रिमूव फ्रॉम पॉलिटिक्स वो शायद रिलीजन को ही नहीं समझते. They do not understand the idea of religion itself. Right? So ending on such notes with such quotes with such a balanced view in IGP answers can be very very helpful to you. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब एट लुकिंग एंड एनालाइजिंग द क्वेश्चन का आंसर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल आइडिया जिसकी हमने बात की थी कि किस तरह से रिलीजन ने जो है हिस्टोरिकली एक प्रीएमिनेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली जिस तरह से ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो किसको इन्वोक करते थे? एथिक्स के आइडिया को इन्वोक करते थे कि पॉलिटिक्स विदाउट वर्च्यू, विदाउट एथिक्स जो है यूजलेस है. ये एथिक्स, मोरालिटी का रोल इंडिया में कौन देता था?
धर्म का आइडिया कौन प्ले करता था? आपको रिलीजन प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो इसलिए राजधर्म, ठीक है, वर्णाश्रम धर्म, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एथिक्स का आइडिया इंटिमेटली रिंग था हमेशा ही पॉलिटिक्स का रिलीजन के साथ। नाउ मूविंग ऑन, एन सेगल जो है वेरी इंपॉर्टेंटली रिमार्क करती है कि अगर हमने अक्रॉस द वर्ल्ड रोल ऑफ रिलीजन देखना है स्टेट क्राफ्ट में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी बिल्डिंग में, देयर इज नो परफेक्ट कंट्री एक्सेप्ट इंडिया, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया एक आपको एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है इंडिया इन एनालाइजिंग द रोल ऑफ रिलीजन व्हेन इट कम्स टू politics. Now, even pre-independence, we can talk about how religion had played a very prominent role, both positively and negatively. In positive sphere, we can see how religion was often used as a means of invoking nationalism and patriotism. तो आप स्वदेशी मूवमेंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह से शिवाजी फेस्टिवल या गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के थ्रू नेशनलिज्म इन्वोक करने की बात की, अब उसके बारे में बात कर सकते हैं। At the same time, there were also negative repercussions because of the divide and rule policy by colonial government, जिसके कारण जो है तो सबसे बड़ा नेगेटिव हमको एस्पेक्ट निकल के आता है, नॉट जस्ट राइट्स बट ऑल्सो द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस पे हमें देखने को मिला। अब रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, स्पेशली इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स, किस तरह से रोल प्ले करता आया है, राइट। तो ये कंटेम्प्रेरी, इसकी पोस्ट इंडिपेंडेंस की जगह आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स अगर लिख देंगे तो भी बेटर होगा, ठीक है। तो अब किस तरह से हुआ है, वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द पॉजिटिव रोल, राइट। सबसे पहले मिलान वैष्णव बात करते हैं दैट व्हेन वी लुक एट द रोल दैट रिलीजन पॉजिटिवली कम्स टू प्ले, इट आल्सो एमिनेट्स फ्रॉम द फैक्ट that India has defined secularism in a very different way from what has been defined in the West, which also impacts the role of religion in Indian politics. Now, India के अंदर जो secularism का idea है is a positive form of secularism, which Vaishnav takes up from Rajiv Bhargava, wherein Bhargava says that this does not mean the Western notion, wherein religion is completely divided and away from the public sphere, relegated to the private sphere. No, it means the idea of principled distance. Whereas the Indian state does not have any state religion, but at the same time there is a principled distance between the religion and the state, wherein religion continues to enjoy an important status in public sphere, but at the same time the state ensures equality as far as treatment towards all religions are concerned, and the state also adopts a positive role in ensuring that India में दोनों ही inter-religious and intra-religious oppression and domination exist ना करें, ठीक है। So because of this reason also religion has come to acquire such a prominent role as far as Indian electoral democracy is concerned. Then very importantly, a lot of scholars including Bipin Chandra look at religion as a mode of solidarity. Now importantly हम क्या बोलते हैं that Indian society क्या है, एक transitioning society है. We are still changing from traditional to modern, and as these changes happen, as say families go from being joint families to nuclear families, as people move away from rural close-knit communities to more urban isolated communities, certain factors such as community, such as religion, end up providing a space for solidarity and coming together, therefore also becoming a mode of interest articulation and एग्रीगेशन, ठीक है। तो पॉलिटिक्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये जनरेट हो जाता है, ये एक पॉजिटिव रोल हो जाता है। देन रिलीजन एज एथिक्स, हियर अगेन यू एंड अप इन्वोकिंग गांधी जी। तो गांधी जी क्या कहते हैं दैट इंडिया के लिए कॉन्स्टेंटली रिलीजन हैज रिमेन्ड अ स्कोप, अ स्फेयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एथिक्स, देयरफॉर द करेक्ट assessment, the correct idea about religion ends up ridding politics of corruption and directing our leaders towards a better moral path which ensures welfare of the masses rather than a communal oriented path. Then very importantly, religion as interest articulation and also as an identity grouping. Now in pluralist countries like India, जहाँ पे modern achieved identity based promotional and protective groups को आने में time लगा था, right? आपकी जो ये ascriptive identity like religion based groups जो थे, they became important pressure groups in enabling
interest aggregation and articulation, right? So यहाँ पे जो है a number of communities, especially जो आपकी minorities थी, उनको भी चांस मिल गया to come together and put forward their voices. ठीक है, तो इसके थ्रू जो एक प्लूरलिस्टिक डाइवर्स आइडिया ऑफ इंडिया है वो माइनॉरिटीज को भी और उनकी डिमांड्स को भी अच्छे से कैप्चर कर पाता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोमिनेंट रोल दैट रिलीजन हैज कम टू प्ले एज फार एज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज concerned. However, at the same time, religion also has come to adopt a degenerative, a negative role as far as electoral democracy in contemporary India is concerned. सबसे पहले असगर अली इंजीनियर जो हैं, राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम यूज कर रहे हैं एक थ्योरिस्ट को to highlight the negative effects. Now he says the role of religion has led to the rise of communalism and identity politics in India, जिसके कारण जो weaker sections है, rather than focusing on their concrete socio-economic based disadvantages and demands, क्या हो जाता है, you end up blaming scapegoat minority communities for the same, right? तो आपको याद होगा नाजी जर्मनी में क्या हो रहा था, नाजी जर्मनी में they blamed the failure of Germany in the world wars to whom, in the first world war to whom, to Jews, कि Jews जो थे उनके कारण हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए एंड ये होलोकॉस्ट शुरू हुआ which eventually led to the second world war as well. Then very importantly इंडिया में भी देखने को मिलता है that rather than focusing on concrete issues of say unemployment, right, of lack of wages, इन सब issues की जगह क्या होता है, religion को exploit कर दिया जाता है masses को basically divert करने के लिए. फर्दर रजनी कोठारी ने भी एनालाइज किया था कि किस तरह से रिलीजन एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज किया जाता है बाय द रूलिंग क्लासेस टू डिवाइड मासेस, मैक्सिमम एडवांटेजेस गेन करने के लिए एंड रीप करने के लिए प्योरली इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट. सो क्या करते हैं वो, सो फॉर एग्जांपल हम कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करके वेरियस जो है चेंजेस ले आएंगे, राइट. जो नेशनल कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनको हम प्राइवेटाइज कर देंगे. बट व्हाट हैपेंस इज दैट योर रूलिंग एलीट इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड्स अप डिवाइडिंग पीपल. तो एक कंसोलिडेटिंग व्यू पॉइंट नहीं बन पाता है टू चैलेंज द रूलिंग क्लास. Then very importantly, since the 1990s, again we have seen that how religion has been used in a arrival of mandal and mandir politics which continue even today, right. And साथ ही साथ में also the issue of double appeasement which post Shah Bano case and the coming in of the Muslim Women's Rights Act of 1986 by the Rajiv Gandhi government led to further perpetuation of issues on the basis of communal concerns in India. देन इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली पॉल ब्रास भी जो है हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से एक यूटिलिटेरियन या फंक्शनल तरीके से रिलीजन को अडॉप्ट किया गया है इन कंटेम्प्रेरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जहां पे ये सर्व करते हैं इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज, राइट. सो फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं दैट सर्टेन रिलीजियस बेस्ड सोसाइटीज end up gaining from the kind of communal violence that ends up taking place in India. So religion based groups end up taking maximum advantage. Why? Because people end up going to them. Similarly, you can talk about the role, जो कि हम आगे भी करेंगे, the role of the rise of deras and babas and how they end up playing a very very prominent role in electoral politics for tilting their followers into the direction of a certain political party. So पंजाब में फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा था विद डेरा सच्चा सौदा, तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी जो है दे सकते हैं. मोर रिसेंटली श्रेया सरदेसाल ने लोक नीति सर्वे के अकॉर्डिंगली भी ये रखा कि किस तरह से रिलीजियस पोलराइजेशन जो है उसके कारण 2019 का लोकसभा वर्डिक्ट किस तरह से इंपैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स विच हैज ऑल्सो लेड टू further cause of worry and also disruptions in the Indian society. ठीक है, इसके अंदर आप कोट कर सकते हैं द राइजिंग केसेस ऑफ से वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, चाहे वो क्रिश्चियंस हो उड़ीसा में या फिर माइनॉरिटीज लाइक मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो वायलेंस देखा जा रहा है. ठीक है,
Then very importantly, Dr. Rajkumar Singh argues that there are two consequences of this amalgamation of what we call as religion, politics and public administration. सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया, it has given rise to public life में the rise of religious leaders like sants, mahants, priests, imams, babas, who have started playing a very, very active role in both government decision making as well as electoral behavior of masses as well, right? So this is a very important role. Second, practices and festivals have also started to make a huge inroad into public life, thereby also leading to certain issues. तो हम देख सकते हैं किस तरह से very recently राम नवमी के politicized functions के कारण जो है काफी ज्यादा violence ridden incidents जो है इंडिया में देखे गए. Then very importantly, एक recognition हो गया है of the degrading influence that religion can have on politics in India, जिसके चलते हुए अभिराम सिंह जजमेंट में कोर्ट ने रीइंटरप्रेट किया द स्कोप ऑफ सेक्शन 123 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्ट एंड प्रोहिबिट किया दैट नो कैंडिडेट या उनके कोई भी जो एड है कैन सीक वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कम्युनिटी, etc. ठीक है. However, again, one thing that has been highlighted time and again by various scholars like Rajiv Bhargav, Gurpreet Mahajan, that such top-down or judicial mandates can't really wipe out the negative role of religion in politics, but in fact, a bottom-up approach has to be taken to cure India of this problem. In conclusion, we can talk about Mahatma Gandhi, who is a very, very strong believer in spiritual politics, and for him, religion could never really be separated from politics. However, this harmony could only come by paying equal respect and ensuring the celebration of diversity and unity together by ensuring harmony amongst various groups, ensuring respect to minorities and their rights in इंडिया. ठीक है. सो ऑन दिस नोट यू कैन कंक्लूड द आंसर. आप एक और चीज भी कर सकते हैं. अब वे फॉरवर्ड में आप एक दो और पॉइंट्स भी डाल सकते हैं. ठीक है. जैसे कि हमने वे फॉरवर्ड के अंदर अब एक बात की थी, कैसे सेक्शन 123 का जो एक आया है इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशरी. और कौन से वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कम्युनल वायलेंस बिल की जो बात हो रही है कि किस तरह से कम्युनल वायलेंस एंड रायट्स को अवॉइड किया जा सकता है, विच आर ऑफन मिसयूज्ड देन इन द नेम ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टू सिक्योर वोट्स बाय सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज. तो इस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स जो हैं वो भी लिए जा सकते हैं. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? आप आशुतोष वार्ष्णेय का काम जो है उसको भी कोट कर सकते हैं कि देखिए रिलीजन जो है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है पब्लिक लाइफ में. टू इंश्योर कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है इन पॉलिटिकल लाइफ वो कर्टेल किया जा सके, सिविल सोसाइटी एंड सोशल कैपिटल बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग इंटरैक्शंस बिटवीन कम्युनिटीज इन वेरियस सिटीज. तो वार्ष्णेय पॉइंट आउट करते हैं किस तरह से उन सिटीज में जहां पे सिविक लाइफ एंड इंगेजमेंट बिटवीन कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली एल्डर लीडर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज जो है, जो आपके सोशल लीडर्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल कोई गली में, सोसाइटी में बूढ़े बुजुर्ग जो इकट्ठे बैठ के बातचीत कर लेते हैं एंड सुलझा देते हैं, वहां पे इस तरह से मिसयूज एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन जो है वो कम हो जाएगा कंपेयर टू दो सिटीज जहां पे बहुत ही ज्यादा गेटोइजेशन बिटवीन कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है. तो गेटोइजेशन रिमूव करना, सोशल कैपिटल बढ़ाना एंड सिविक एंगेजमेंट बढ़ाना अमंग्स डाइवर्स कम्युनिटीज जरूरी है टू कर्टेल द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन. तो इस तरह के वे फॉरवर्ड्स को कोट करके भी जो है एक बढ़िया कंक्लूजन हो सकती है, एक होलिस्टिक गुड कंक्लूजन हो सकती है विच कैन फेच यू वेरी वेरी गुड मार्क्स. ठीक है. तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. बिफोर दैट, इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2023, वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुके हैं फॉर बैच 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, और आप उनके लिए एनरोल कर सकते हैं. अगर आप ऑफलाइन बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो 1 अगस्त ऑनवर्ड शुरू होगा एट आ सेंटर इन मोहाली फॉर बोथ GS प्लस ऑप्शनल्स एंड एसे. इसकी डिटेल्स के लिए भी जो है आप कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, या फिर हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट
कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अलोंग विद द ऑफलाइन सेंटर आपकी जो है लाइव क्लासेस का ऑप्शन भी जो है तब शुरू हो जाएगा। हाउएवर हमारे जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स की क्लासेस हैं, दीज आर वेरी अफोर्डेबल, वेरी वेरी गुड, वेरी होलिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंटली इनके अंदर मंथली करंट अफेयर्स अपडेट्स भी जो है इंक्लूडेड होती हैं ऑफ लेक्चर्स। तो आपके लिए घर बैठे हुए फटाफट आपके टाइम अनुसार तैयारी करने के लिए दिस बैच कैन बी वेरी गुड, जो हमारा ऑनलाइन बैच है फॉर 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट इन इंडिया। तो आपने क्या पॉइंट करना है? नेचर पॉइंट करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें पूरा एवोल्यूशन बता देते हैं कि भैया पहले ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था, विदाउट पॉइंटिंग आउट कि नेचर को किस तरह से डिपिक्ट कर रहा है, कि किस प्रकार की व्हाट फॉर्म, व्हाट नेचर ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट्स एग्जिस्ट इन इंडिया। सो इन टर्म्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंटली आपका स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए? इन इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टॉक अबाउट व्हाट आर सिविल राइट्स, what are civil liberties. So we know in the hierarchy and waves of rights that we talk about, first generation rights आपके कौन से? ये आपके civil and political rights होते हैं। ठीक है, तो ये आपके civil rights को आप introduce कर सकते हैं। Then you can also give a very brief, very एक दो लाइनों में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट इन इंडिया, जहां पे हम बोल सकते हैं नॉट ओनली पोस्ट इंडिपेंडेंस बट इवन प्री इंडिपेंडेंस जो है एक थ्राइविंग सिविल लिबर्टी मूवमेंट जो है एग्जिस्ट करती थी। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इन द बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर, यहां पे ठीक है, बॉडी के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं द पॉइंट्स रिगार्डिंग नेचर ऑफ सिविल सोसाइटी सिविल राइट्स मूवमेंट इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे जो है वेरियस पॉइंट्स आपके इंक्लूड हो सकते हैं। तो अगर आप सब हेडिंग भी नहीं दे रहे हैं तो जरूरी इंश्योर कीजिए कि बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो नेचर, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट नेचर के अंदर क्या हो सकता है, किस तरह से दिस वॉज एन आउटक्रॉपिंग ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया, जिसने एलिनेट कर दिया था मासेस को। देन अनदर नेचर का पॉइंट हो सकता है किस तरह से मूवमेंट जो है सिविल राइट्स मूवमेंट इन इंडिया हैज बीन मोस्टली लेड बाय से एमिनेंट पर्संस रादर देन एक्टिविस्ट। देन एक और नेचर का क्या पॉइंट हो सकता है कि लार्जली ये नॉन वायलेंट इन नेचर रही है। देन और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली, दैट इन द आफ्टर द एलपीजी एरा ऑफ 1990s देयर हैव बीन सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस आल्सो इन द ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस लाइक फॉर एग्जांपल कि अब मिडिल क्लासेस के कंसर्न्स जो हैं वो भी सिविल राइट्स मूवमेंट्स के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली जुड़ गए हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप पॉइंट आउट करके ना इनकी नेचर के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इन कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंटली कंक्लूजन के अंदर हम कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स, कुछ कंसर्न्स, कुछ इश्यूज रिगार्डिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं बिफोर रैपिंग अप विद अ होलिस्टिक मोर बैलेंस्ड आइडिया, मोर बैलेंस्ड स्टेटमेंट of why these civil rights movements continue to be very very important for the progress of for the progress of Indian society and polity. Now let's look at the answer very very quickly. So in the introductory part we have talked about how the first generation of rights are what? Civil rights and political rights. And these are civil rights और ये usually कौन से होते हैं? आपके right to life, liberty, property, equality before law, so on so forth, जिनकी रूटिंग क्या है? आपका जो क्लासिकल लिबरल फिलॉसफी है ये उससे जुड़े हुए हैं। सो व्हेन वी थिंक ऑफ स्कॉलर्स लाइक जॉन लॉक, J.S. मिल, ये सब कौन है? दीज आर द पीपल जो कि हाई सपोर्टर्स, ह्यूज सपोर्टर्स थे ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन लिबरल थ्योरी एट लार्ज। Now moving towards the nature of civil rights, we can first give a slight small historical perspective. Now we can talk about how the pre-independence scenario के अंदर ही civil rights का idea started in India, wherein the freedom struggle very importantly was not just a movement for independence but it was also considered a huge civil rights movement. However, यहाँ पे preeminent nature क्या थी civil rights movement की? That it was anti-colonial plus tied with social concerns in India. ठीक है, ये दो जो है प्रोमिनेंट चीजें एज फार एज नेचर जो है वो निकल के
आती हैं. So you can give example of the 19th century social reformers, people like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, who fought for civil rights and political rights of women. है ना, civil rights जैसे कि अगर हम बात करते हैं सती को हटाना, राइट, कि एक राइट उनका जिंदा रहने का, या इक्वल राइट टू एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वेरी इंपॉर्टेंटली बाय टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से आपके मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी जो है एक सिविल राइट्स का आइडिया आगे रखा. Very importantly, even when we look at the making of the Indian Constitution and the final document that came about, Upendra Bakshi highlight करते हैं how the chapter on fundamental rights not only includes civil and political rights, right? You have your Article 14, which is right to equality. You have your Article 15, which is prohibiting any kind of discrimination, right? Then prohibition of आपके जो है equality, आपके public employment में जो opportunities आपको मिल रही है, prohibition of untouchability की जो बात की जा रही है. So a number of civil and political rights were included, a number of civil rights were included in your fundamental rights, but at the same time a positive force was imposed upon the state also that you have to proactively play a role in ensuring कि civil rights जो हैं achieve किए जाते हैं इंडिया में, right? So for example, when we talk about affirmative action, कि आपके जो underprivileged, marginalized, डिप्राइव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने को और उनको एम्पावर करने को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन दिया गया, या अनटचेबिलिटी को बैन करने की बात की गई. दीज वर सर्टेन obligations which were imposed upon the state to ensure कि civil rights जो है fulfill हो सके इंडिया के अंदर. Now in the post independent contemporary India किस तरह की नेचर हमें देखने को मिलती है? सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि in the intervening period, what happened is right after we achieved freedom, for some while the civil rights movement went on a down low. You had the Naxalite movement, but it was more of a violent movement rather than a civil rights movement. Naxalite movement में भी ये बोला जाता है कि tribal movement थी, it was led by the communists. However, in its heart and soul, it had the idea of human rights. However, that was more of an exception because उस दौरान there was still a lot of hope जो कि state से जुड़ी थी. However, 1960s and 70s onwards, because of the development of a huge police state and overdeveloped state, plus because state wasn't really able to achieve the kind of commitments that it had promised in the economic and developmental zones, there was a rise of a number of civil rights movements in India. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं that post independence civil rights movements emerged what? एक पहला नेचर क्या हो गया? They emerged because of rise of overdeveloped state in India. आपको याद होगा हमजा अलावी का जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरडेवलप्ड स्टेट है, इसके साथ जो है हमने इसको लिंक कर दिया. आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं जो एंटी प्राइस राइज आपकी मूवमेंट चलाई गई थी बाय JP नारायण. Then very importantly, another important nature of civil rights movement in India is its linkage with emergency, right? With emergency and a movement against committed institutions. Now, very importantly, the 1970s and the emergency era witnessed the government trying to produce a committed judiciary and bureaucracy. So, both the judiciary and bureaucracy failed the people. आपका जो ADM जबलपुर केस है is seen as a black mark on the face of civil rights movement and judiciary in India. ठीक है, तो उसी के चलते हुए ऐसी जो committed institutions पैदा हो रही थी, उनके कारण masses in India were alienated, which led to the rise of a number of civil rights organizations जैसे कि Citizens for Democracy, ADR, PUCL, etc., a number of which continue to exist even today. Another very important feature regarding the nature of civil rights movement in India is pointed out by Nilanjan Datta. ये कहते हैं कि किस तरह से civil rights movements, when we look at them in India, rather than being led by common people and activists, they are more often than not
लेड बाय एंड इनके फेस जो है एमिनेंट पर्संस होते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट इन यूएसए वर्सेस अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स इन इंडिया, जहां पे से यू हैड सर्टेन प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हु वर वेरी वेल नोन एंड जो बाकी लोग थे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, राइट। सो फॉर एग्जांपल एंटी करप्शन आंदोलन में द रोल ऑफ अन्ना हजारे, द रोल ऑफ प्रशांत एंड शांति भूषण। वहीं पे फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइबल राइट्स, राइट, वहां पे पीपल लाइक मेधा पाटकर हु अज्यूम सो मच presence and a vital importance in carrying out those movements, right? Then very importantly, नेचर के अंदर भी जो है अ नंबर ऑफ चेंजेस हैपन, स्पेशली सिंस वी एंटर द पोस्ट एलपीजी या लिबरलाइजेशन एरा, wherein now instead of civil liberties or civil rights there was also a change in nomenclature. Why? Because human rights came to dominate the entire discourse of civil rights movements in India, right? Not just in India but across the world, right? So for example आपके 1991 में आपके पेरिस प्रिंसिपल्स की भी बात होती है, जो कि इन ह्यूमन राइट्स को अंडरलाइन करते हैं, फॉलोइंग विच, जिसको आपकी जनरल असेंबली भी अडॉप्ट करती है, एंड देन फॉलोइंग विच एनएचआरसी इन 1993 इन इंडिया इज ऑल्सो फॉर्मुलेटेड। नाउ 1980s ऑनवर्ड्स ये जो ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट हुई थी 1990s पे, इट रीच्ड इट्स पिनेकल एंड इट brought about a fundamental change in the nature of human rights movement. And now from the dispossessed, marginalized sections of the population, now the movement shifted gear and started incorporating more and more of middle class concerns in its entire idea, right? So concerns like right to information, right to education, right, gender equality का concern जो हो गया, LGBTQIA+ की movement जो हो गई against say section 377, all of these were more middle class led concerns, more educated classes concerns that became very, very prominent in human rights and civil rights movement in India. Then very importantly, one of the trends that had started in 1970s but further gained prominence throughout 1980s and 90s was the rise of judicial activism in ensuring human rights and civil liberties in India by championing their cause, right? तो यहाँ पे a positive interpretation of fundamental rights. So for example, fundamental rights में a number of things were read in. For example, यहाँ पे आप बात कर सकते हो how right to privacy was read into it, right? How right to access to internet was read into it, right? तो इस तरह की चीजों के कारण, राइट टू बी फॉरगॉटन की अगर हम बात करें, इस तरीकों के कारण, इस जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण जो है, ऑल्सो द नेचर ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन इंडिया transformed. Then very importantly, LPG also came with the era of globalization, and globalization also happened as far as Indian human rights and civil liberties movements were concerned, with more and more international NGOs also coming to play a preeminent role as far as the human rights movement in India was concerned. So NGOs like Amnesty International, Greenpeace, ये सारे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा prominent हो गए। इसके अलावा very, very importantly, most of the civil liberties and human rights movements in India have underlined the need to be non-violent and to push forward for their demands. तो आप again यहाँ पे number of examples quote कर सकते हैं। अगर हम बात करें अन्ना हजारे movement की, अगर हम बात करें farmers protest की, more or less जो है ये largely non-violent movements रहे थे। साथ ही में civil rights movements in India have also seen the adoption of a number of non-traditional and innovative mechanisms. So for example, the usage of social media campaigns, the usage of crowdfunding mechanisms, usage of public interest litigations जो है कितने ज़्यादा use किए गए for human rights movements. At the same time, in India, given the global pressures, another very important thing that happened with respect to human rights movement in India was its association now with even state institutions like National Human Rights Commission. Now, NHRC was formulated by the state as a statutory body with a positive notion of ensuring human rights. Therefore, a number of bodies now tried to take their concerns to the NHRC to ensure a quick decisions and also compensation for the aggrieved parties. Now, after all of this, very importantly, there are also certain issues that still concern the civil rights movement. Right? कैसे issues है ये? पहली चीज, आज भी अगर हम देखते हैं मिडिल क्लास कंसर्न्स की इतना ज्यादा जो है दबका बढ़ गया है that a number of other concerns, for example, issue of under trials,
prison conditions, slow judicial system, still I have not become a part of human rights movements. साथ ही साथ में we have seen the predominant use of tactics by governments like preventive detention, UAPA, sedition law, etc. Apart from this, there are also concerns which have arisen regarding the nature of the movement, the nature of civil liberties movements as well. उपेंद्र बख्शी यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया में ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स इंडस्ट्री आ गई है. फर्दर उपेंद्र बख्शी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करते हैं दैट इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द सिविल लिबर्टीज मूवमेंट्स दे हैपन टू एंजॉय रीजनल प्रिडोमिनेंस, राइट, बिकॉज ऑफ व्हिच देयर इज नो पैन इंडिया सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट्स मूवमेंट दैट कैन कनेक्ट द इंटायर इंडियन सिविल सोसाइटी थ्रू आउट द country. Nandita Haksar again points out a very, very important idea that despite the fact that these movements claim to fight for civil rights and human rights, what has happened is that they're supposed to fall within this larger nationalist discourse, right? So human rights in India, kabhi bhi if in any way they seem to go against the nationalist discourse, it can have extremely negative repercussions, because of which these movements can also get subdued. Also, a number of tactics can also be used against these human rights organizations, जैसे कि आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो एक्ट है FCRA के तहत बहुत सारी एमनेस्टी एक्सेट्रा के जो है फ्रीज कर दिए गए थे अकाउंट्स. सिमिलरली UAPA सेडिशन लॉ का यूजेज अगेंस्ट JNU के अंदर जो मूवमेंट्स चली थी उनके अगेंस्ट, राइट. तो ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है. साथ ही साथ में रजनी कोठारी भी हाईलाइट करते हैं दैट हाउ with the coming in of this technocratic bureaucratic state जिसकी एक आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म बन गई है, there has been a large scale curbing of dissent. So a number of times anti-industrialist movements जो हैं जहाँ पे capitalist, large capitalist lead to say loss of livelihood और other issues, उनके ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. Similarly कोठारी एक और चीज़ बहुत importantly highlight करते हैं कि किस तरह से civil rights movements in India, given the diverse nature of society in India, क्या करना पड़ता है, उनको continuously जो है balance करना पड़ता है यूनिवर्सल कंसर्न्स को ऑन वन हैंड एंड देन आपके पर्टिकुलरिस्टिक कम्युनिटेरियन कंसर्न्स को ऑन द अदर हैंड. तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूं जो एंटी CAA प्रोटेस्ट थी फॉर एग्जांपल ऑफ 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत. नाउ दे वर अगेंस्ट अ सर्टेन आइडिया कि आपका ये जो स्टेप है वो सिविल राइट विच इज द राइट टू इक्वल सिटीजनशिप उसके अगेंस्ट जाता है. हाउएवर व्हाट हैपेंड नाउ, दिस इज अ यूनिवर्सल कंसर्न. नाउ ऑन द अदर हैंड बिकॉज it was impacting a certain community more than other communities, that was Muslims, what happens is that suddenly communitarian ideas started to be associated with it, right? So even though it was a civil rights movement, because India as a society has certain inbuilt flaws, suddenly people started criticizing the movement for being communal in nature even though it wasn't so, right? तो इस तरह के issues भी जो है exist करते हैं जो कि रजनी कोठारी राइज कर जो है पॉइंट आउट करते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर concern regarding the nature of civil rights movements is the constant dilemma जो कि ये face करते हैं with respect to responding to what can be violent or internal conflict ridden human rights issues in India. तो जैसे कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जहां पर वायलेंस आती है दोनों ही स्टेट की तरफ से भी, साथ ही साथ में आपकी टेररिस्ट ग्रुप से भी. तो अब इसके बीच में जो फंसी सोसाइटी है विच कैन ऑफन रिस्पॉन्ड इन वायलेंट मीन्स लाइक से स्टोन पेल्टिंग, है ना, how do you address those issues? Similarly, आपके नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें जहां पे there have been numerous incidents of excesses by the state, but again आपके कुछ secessionist forces have also been at play. Now बीच में जो दब रही सोसाइटी है जिनके कारण कांगड़ा फोर्ट्स एक्सेट्रा के प्रोटेस्ट हुए थे wherein women came out talking about how they were raped by the armed forces, the आइडिया जो आपकी जो सिविल राइट्स मूवमेंट और एक्टिविस्ट हैं उनको कॉन्स्टेंटली ये समझ में नहीं आता कि हम इनकी हेल्प कैसे करें, हेल्प करें या ना करें, राइट? क्या उनके लोगों की तरफ से जो वायलेंस आ रहा है क्या वो सही है या गलत है? सो ये डिलेमा भी जो है कॉन्स्टेंटली फेस करती है जो कि आपकी सिविल राइट्स movement hai. In conclusion, we can talk about that while the state has tried to correct and ingrain ideas of human rights
through incorporation of institutions like the NHRC as well as the judiciary becoming very very activist, scholars like DL Sheth point out करते हैं कि आज भी जो हमारी rights की language है, right, fundamental rights की, वो अभी भी बहुत ज़्यादा legalistic in nature है, समझ में नहीं आती है, complex है and inherently liberal है, right, and sometimes जो marginalized लोगों के concerns है, उनके जो livelihood concerns है, उनको वो address नहीं कर पाती and therefore we continue to need a very very diverse, plural, active human rights movement in India ताकि ये जो concerns regarding justice, equality and liberty है ये fulfill किए जा सके as far as the Indian society and polity is concerned, right? अब ये जो है आंसर पूरा हो गया है. माई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस टू यू, जिन स्कॉलर्स को मैं कोट कर रही हूँ, जिनके मैं स्टेटमेंट्स बता रही हूँ, उनको प्लीज लिख लीजिए, याद कर लीजिए. कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, चाहे लैंग्वेज डिफरेंट हो, बट ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, आप इन स्कॉलर्स को कोट कर सकते हैं. रिलीजन का रोल इन पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, जिस मर्जी टाइप का क्वेश्चन हो, आप इन स्कॉलर्स को कोट कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर ऑप्शनल आंसर्स. ठीक है, इसके अलावा हम स्कॉलर पर्सपेक्टिव की जो शीट्स है, किसी एक टॉपिक पे आप कौन कौन से स्कॉलर्स को कोट कर सकते हैं, हम कॉन्स्टेंटली ये बना रहे हैं. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बन चुकी है, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है. तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, PSIR फॉर UPSC एंड PCS, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप्स पे टू रियली मेक यूज ऑफ दिस मटेरियल. राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस.